नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। राम सुभग सिंह ने बैंकर समिति की बैठक में दी जानकारी। कहा, हिमाचल के लोग बैंक में करवाते हैं ज्यादा पैसा जमा, जिससे हिमाचल में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है कम। शिमला में भारी बारिश ने मचाई तबाही। कच्ची घाटी में 8 मंजिला इमारत गिरी। शहरी विकास मंत्री ने घटनास्थल का लिया जायजा। एसजेवीएन ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। कोरोना के बावजूद भी अर्जित किया अब तक का सर्वाधिक कर। 2040 तक 25,000 मेगावाट का लक्ष्य है। शिमला में हिमाचल एकता मंच ने आयोजित किया कार्यक्रम। कोरोना योद्धाओं को सेवा सम्मान पत्र देकर किया सम्मानित। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसपी शिमला ने की शिरकत। और शिमला में करुणामूलक आश्रित ने अनशन का 63वां दिन। शुक्रवार से शुरू हुआ 24 घंटे का अनशन। साथ ही उपचुनाव के बहिष्कार का भी किया ऐलान। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां देश भर में लोग बैंकों से ज्यादा लोन लेते हैं और पैसा कम जमा करवाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसका उल्टा हो रहा है। बता दें कि यहां लोग बैंकों में पैसा ज्यादा जमा करवाते हैं और लोन कम लेते हैं। इसके उदाहरण के रूप में पहाड़ी प्रदेश में देश के 60% लोन के मुकाबले में 42% ही लोन लिया जाता है, जिससे हिमाचल में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम है। बता दें कि इससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता नहीं उठा पा रही। ये जानकारी मुख्य सचिव हिमाचल सरकार राम सुभग सिंह ने बैंकर समिति की बैठक में दी। मैंने आज 2-3 बातें बैंकों के जितने सीनियर ऑफिसर्स थे उनको रिक्वेस्ट करी है। भारत सरकार से भी एक अधिकारी आज डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग से आए हुए थे और मुझे खुशी की बात है कि हमारा जो कन्वीनर बैंक है यूको, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर खुद कलकत्ता से यहाँ आए हुए थे। तो मैंने 2-3 बातें बोली हैं। एक तो ये बोला है कि जो हमारे प्रदेश की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं मुख्यमंत्री के, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, चाहे वो हमारी दूसरी स्कीम्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है ऑन दी ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म सेक्टर, कि आपको पता है सबसे ज्यादा कोविड में अगर कोई नुकसान हुआ तो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को हुआ है। तो वहां पर सरकार एक स्कीम लाई जिसमें उनको हमने वर्किंग कैपिटल के लिए सस्ते दामों पर और मॉरेटोरियम के साथ लोन। और अब बात करेंगे राजधानी शिमला की, जहां कच्चे घाटे इलाके में भारी बारिश के चलते एक 8 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। बता दें कि इस घर की नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद बहुमंजिला इमारत को खाली कर दिया गया था। हालांकि इस 8 मंजिला इमारत के धराशायी में किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं सामने आई है। वहीं बहुमंजिला इमारत के ढह जाने से आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ है। इस इमारत में कई परिवार रहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल दिया था और गुरुवार की शाम ये इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उधर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को जैसे ही शिमला के कच्ची घाटी में घर गिरने की सूचना मिली तो वो घटना स्थल पर पहुंचे और नुकसान क्षेत्र का जायजा लिया। वहीं बेघर हुए परिवारों को जिला प्रशासन से राहत देने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने इस घटना में जांच के भी आदेश दिए हैं। ये भवन जो है वो कच्ची घाटी क्षेत्र में, जो पहले पंचायत का एरिया था, फिर ये साडा नगर निगम में आया, फिर साडा में आया, फिर नगर निगम में आया। तो इसमें कई एजेंसीज जो है वो रही हैं। इसकी छानबीन की जाएगी कि किसने कब ये जो है वो नक्शा बना था, कब बनी थी, आज हुई है। तो इसकी फाइल जो है वो निकाल करके जो है वो जांच की जा रही है और इसके सारे गिरने के कारण टेक्निकल लोगों की जो है वो मदद से जांच करवाई जाएगी। और इस प्रकार के और भी अगर भवन होंगे तो जो आसपास के हैं जिनको भी खतरा हो सकता है, उनको भी जो है वो फिलहाल खाली करवा दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। उनकी भी जो है वो जांच करने के बाद ही ऑक्यूपेशन जो है वो कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। पूरा जो लाइट्स है यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ से लेफ्ट साइड पूरा है ये
और एसजेवीएन ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में अब तक का सबसे ज्यादा यानी 2168.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि कोविड जैसे वैश्विक संकट के बावजूद एसजेवीएन का इस साल का भी शुद्ध लाभ बीते साल के मुकाबले 133.04 करोड़ ज्यादा रहा है। बता दें कि ये जानकारी आज शिमला में एसजेवीएन के प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने दी है। साथ ही 2040 तक 25,000 मेगावाट का लक्ष्य भी एसजेवीएन की तरफ से तय किया गया है। तो एसजेवीएन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ लाभ अर्जित किया है। आपको बता दें कि एसजेवीएन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। कोरोना के बावजूद भी ये अब तक का सबसे ज्यादा कर अर्जित किया गया है एसजेवीएन की तरफ से। बता दें कि इस दौरान 2168.67 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया है। वहीं एसजेवीएन की तरफ से 2040 तक 25,000 मेगावाट का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। पहली बात तो हमारे एनुअल रिजल्ट्स रहे हैं 2020-21 के, तो बहुत ही अच्छे रहे हैं रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने 2020-21 में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,168 करोड़ रुपीस का बजट किया और इसी तरह रेवेन्यू भी 3,213 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू। सर आपका नेक्स्ट के लिए क्या पहले तो ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में एसजेवीएन की 10 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, जिनके ऊपर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। भविष्य की बात करूं तो अभी हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो 2016 मेगावाट की है। 2023-24 तक 5,000 मेगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी हमारी हो जाएगी और इसी तरह 2030 तक हम इसको 12,000 मेगावाट की करेंगे और 2040 तक 25,000 मेगावाट की कंपनी एसजेवीएन होगी। बढ़ते आगे, जहां शिमला सामाजिक संस्था हिमाचल एकता मंच ने शिमला के वाईएमसीए हॉल में कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे चुके लोगों को सम्मानित किया है, जिसमें मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी के साथ साथ कई अन्य कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिमला के एसपी मोनिका बुंटगुरु ने शिरकत की है। वहीं संस्था को इस मौके पर उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि बुलाने के लिए धन्यवाद भी अदा किया है। योद्धा का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि जो कोरोना जैसी महामारी जो हिमाचल में, प्रदेश में, देश में और पूरे विश्व में जो फैली थी, उस दौरान जिन्होंने अपनी सेवाएं जो दी थी, चाहे वो पुलिस वाले थे, चाहे मीडिया से थे, चाहे डॉक्टर्स थे, चाहे सफाई कर्मचारी थे, चाहे सोशल वर्कर थे, चाहे विभिन्न संस्थाएं थी, उन सभी ने अपनी जो सेवाएं दी थी, जिसके बदौलत आज कोरोना पे मतलब कि जीत ही बोल सकता हूँ कि कोरोना पे हमने जीत हासिल कर दी है। तो उन सभी को हमारा मंच का एक उद्देश्य था कि उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर जो है सम्मानित किया जाए, ताकि उनका मनोबल बना रहे और आगे अगर देश पे, प्रदेश पे या विश्व पे इस तरह की जो महामारी अगर आए तो उस दौरान दोबारा से सभी इसी तरह जो है मिलजुल के सारी विपदाओं का आसानी से मुकाबला कर सके। कंपटीशन हुए हैं भारद्वाज जी और आप सबकी कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 63 दिनों से शिमला में कर्णामूलक आश्रित अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। बता दें कि आश्रित 12 घंटे के अनशन पर बैठे रहे। वहीं शुक्रवार से 24 घंटे का क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत 5 आश्रित हर रोज 24 घंटे अनशन पर बैठेंगे। बता दें कि कर्णामूलक आश्रितों ने सरकार पर अनदेखी के आरोप भी लगाए हैं और मांगों को जल्द पूरा नहीं करने की वजह से उपचुनाव के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। तो कर्णामूलक आश्रित पिछले 63 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। वहीं अब उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि अगर आने वाले समय में उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो ये आंदोलन और उग्र होगा।
तो अपनी मांगों को लेकर पिछले 63 दिनों से शिमला में करुणामूलक आश्रित अनशन पर बैठे हैं, लेकिन इस दौरान सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा, जिसको लेकर आश्रितों में जहां नाराजगी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, वहीं उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार की तरफ से उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में ये आंदोलन और उग्र होता जाएगा। दरअसल आश्रित 12 घंटे के अनशन पर बैठे रहे, वहीं शुक्रवार से ये अनशन 24 घंटे का शुरू कर दिया गया। क्रमिक अनशन 24 घंटों से चल रहा है, वहीं अब 5 आश्रित हर रोज 24 घंटे अनशन पर बैठेंगे। इस टाइम तो हम किसी भी पार्टी के उसमें हक में नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टियां इससे पहले आई, जो भी सरकारें आई, आज तक किसी ने भी करुणामूलक आश्रित परिवारों के बारे में नहीं सोचा। और सरकार के जो अपने नुमाइंदे थे उनको पीछे वाले रास्ते से बैकडोर से एंट्रियां दी गई जो सरकार के। पर फिर भी जो हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के जो मेन प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजन सुशांत जी, वो हमारा हालचाल पूछने के लिए आए, हमारे साथ वार्तालाप हुई यहाँ बैठकर, और उन्होंने एक एफिडेविट भी जारी किया था कि अगर हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी की सरकार आती है तो 24 घंटे के अंदर जो है वो करुणामूलक आश्रित जो 4500 परिवार हैं उनको एक साथ नियुक्तियां दी जाएंगी। तो ये तो हम अभी बता नहीं पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा कि अगर उनकी सरकार आती है तो उन्होंने हमें एफिडेविट दिया हुआ है। पर हम अभी किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टी आई उन्होंने करुणामूलक आश्रितों का शोषण किया। हमीरपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय 1 महीने तक क्लीन इंडिया अभियान चलाने वाला है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को हमीरपुर जिले में भी कर दी गई है। बता दें कि उपायुक्त देवश्वेता मनिक ने हीरानगर के चिल्ड्रन पार्क से इस अभियान का शुभारंभ किया है। बता दें कि नेहरू युवा केंद्र और विभिन्न विभागों, संस्थाओं और स्थानीय निकायों की मदद से इसे शुरू किया गया है। ये अभियान 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वहीं इस दौरान जिले भर में स्वच्छता से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आज हमने हमीरपुर के चिल्ड्रन पार्क से जो है क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत कैंपेन जो है वो यहाँ से लॉन्च किया है, जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। और ये कैंपेन पूरे देश में चलाया जा रहा है। और इसके तहत जो है युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये जो है मुहिम शुरू की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव की जो कड़ी में जितने सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, उसी के एक अहम कड़ी के हिसाब से इस कैंपेन को चलाया जाएगा। और यहाँ पे नेहरू युवक केंद्र जो है वो इसकी एक मेन कोऑर्डिनेशन के लिए इनको चुना गया है भारत सरकार द्वारा। सभी जिलों में एनवाईके के वॉलंटियर्स, महिला मंडल्स, युवक मंडल्स, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, अलग अलग विभाग जो हैं व्यापक रूप से 1 महीने के समय के अंदर 1 से 31 अक्टूबर तक एक सफाई अभियान चलाएंगे। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।